Hello students, I am Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun, and I am here to discuss the question of the day. First of all, let's go through the question. The question is of the topic electrostatics, and the question says a plastic ball of diameter 1 centimeter and carrying a uniform charge of 10 to the power minus 8 coulomb is suspended by an insulating string with its lowest point 1 centimeter above a large container of brine, which is salted water. As a result, the surface of the water below the ball wells up a little. How large is the rise in water level immediately below the ball? Ignore the effect of surface tension and take the density of the salted water to be 1000 kg per meter cube. Alright, तो look at the diagram that I have drawn. मैंने यहाँ पर उस बॉल को दिखाया जिसका रेडियस हमें दे रखा है कि 0.5 सेंटीमीटर है और हमारे को ये गिवन था कि उसकी जो बॉटम मोस्ट सरफेस है वो इस सरफेस से r डिस्टेंस दूर है, तो अकॉर्डिंगली ये r हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये 3r हो गया। और जो p पॉइंट सरफेस पे था उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखाया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या चीज समझ पा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। वी कैन इजीली सी दैट ब्राइन इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कैन मूव इजीली विद इन इट, जैसा हम लोग जानते हैं। तो अब जब ये बहुत पास आ जाएगा, कौन आ जाएगा बहुत पास? ये जो चार्ज्ड प्लास्टिक बॉल है, तो क्या होगा? ऑपोजिट चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड इन द सरफेस, राइट? तो होगा क्या? द चार्ज्ड बॉल विल अट्रैक्ट द वाटर बिलो इट, और जिसके कारण इवेंचुअली क्या हो रहा है? द सरफेस वेल्स अप इन अ हम्प। ऑलराइट, तो अब इसी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। Also, let me tell you that the electrical forces exerted on the hump, what will happen to them? They'll be balanced mainly by gravity and the effect of surface tension को तो इग्नोर करना है। तो मेनली ये किसके द्वारा रुका रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। So here we can see that the electrical forces exerted on the hump are balanced mainly by gravity and the effect of surface tension can be ignored, जैसा कि हमें सवाल में given है। एक और चीज कि we don't know the shape of the hump exactly, right? तो हम लोग फिर भी we are pretty sure that the rise in water level will be small and there will be only a slight deviation from a plane surface, है ना? So this is why we can use the so-called method of image charges, जैसा कि मैंने अपने पुराने कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे में भी यूज किया है। तो एक बार आप अपने इस पुराने डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैं एक नया डायग्राम बनाने वाला हूं जिसमें अब हम लोग अच्छी तरीके से फिजिक्स लगाएंगे। चलिए, तो मैंने काफी मैग्निफाइड वर्जन बना दिया है इस पी पॉइंट का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पी पॉइंट पर आप मुझे बता सकते हैं कि सिर्फ क्यू के कारण, है ना, सिर्फ क्यू के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई कैन राइट इट दैट एज E1। E1 विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन, ये वाली दूरी कितनी थी? ये वाली दूरी हो जाएगी 3r, राइट? सो आई राइट 3r का होल स्क्वायर। आप पुराने डायग्राम को रेफर कर सकते हैं, वहां पर मैंने ये शो कर दिया था कि ये जो चार्ज है, चार्ज्ड बॉल है, और ये जो पॉइंट P है, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी इफेक्टिवली? 3r। तो यहां पर ये हमारा बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, कितना हो जाएगा ये? 3r का होल स्क्वायर। एक चीज का ध्यान आप लोग दे सकते हैं, वो ये है कि ये E1 है। E1 क्या है? E1 का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो भी आप लोगों ने अभी तक इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके की फील्ड लाइन यहां पर क्रिएट होगी? ये जो ब्राइन सवाल में लिखा है वो क्यों लिखा है?
क्योंकि वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो सरफेस हो गई अब कंडक्टिंग हो गई, और हमें ये पता है कि हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिहेव व्हेन इट रीचेस अ कंडक्टर, है ना, वो किस तरीके से वहां पर बिहेव करती है। तो वो स्ट्राइक करेगी वहां पर किस तरीके से, परपेंडिकुलर तरीके से। तो ये मैंने दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से इस कंडक्टिंग सरफेस ब्राइन को हिट कर रही है। ऑलराइट, तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का और कब दिखता है। ऐसा और तब दिखता है अगर यहां पर इक्वल डिस्टेंस दूर क्या होता, माइनस क्यू चार्ज होता, तो बिल्कुल हूबहू ऐसी ही फील्ड लाइन आती। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि क्यू से फील्ड लाइन बिल्कुल उसी तरीके से निकल रही है एज इफ कि यहां पर कोई ब्राइन वगैरह ना होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता इस पी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। अलग बात है कि ऐसा हो ना सका। हुआ क्या कि ये फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर गई कहां पर, इस ब्राइन पर, जो कि वास्तव में यहां पर है। ऑलराइट, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इस माइनस क्यू के प्रेजेंस से हमारे को इस फील्ड लाइन को एनालाइज करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए तो फटाफट अब मुझे बताइए कि इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इस पी पॉइंट पर जो है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ क्यू के कारण नहीं आएगी बल्कि माइनस क्यू के कारण भी आएगी। और मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग समझ पा रहे हैं कि जितनी फील्ड क्यू के कारण थी उतनी ही फील्ड का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू के कारण रहेगा। सो ई, ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ऑलराइट, तो वो कितना हो जाएगा, इट विल बी डबल ऑफ ई वन। आई थिंक ये बात क्लियर है आपको। तो E का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 3R का होल स्क्वायर। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। हाँ तो बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो ई फील्ड आई है ना, ये जो ई मैग्नीट्यूड है फील्ड का, ये हम लोग इस डायग्राम में तो इस इमेज के तरीके से बता रहे हैं कि किसके कारण है, क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण। लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए तो माइनस क्यू तो है नहीं। तो ये फील्ड एक्चुअली है किसके कारण, ये फील्ड है क्यू, और जो ब्राइन के सरफेस पर जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, उसके कारण मिला करके ये फील्ड आ रही है ना। और हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस नेट फील्ड में जितना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव क्यू के कारण है, उतना ही कंट्रीब्यूशन किसके कारण आ रहा है, वो जो नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए हैं कहां पर, इस सरफेस पर। ऑल राइट। तो अब एक काम चालू करते हैं। इस P पॉइंट पर हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स E1। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से, जो कि यहां पर आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से हम लोग इजीली कह सकते हैं कि इस P पॉइंट पर लोकल चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, है ना। आपको याद होगा कि एक कंडक्टर के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी, है ना। तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, ई मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर ई की वैल्यू चलिए रख देते हैं। ई हमने एक बार चेक कर लेते हैं कितना निकाला था, इट वॉज क्यू अपॉन, ये है ई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर था नीचे 3R की पावर 2, और अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अपने को सिग्मा की वैल्यू यहां पर मिल गई। और आप देख पा रहे होंगे छोटी सी कैलकुलेशन से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा सिग्मा कितना आ जाएगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई 3R का भी होल स्क्वायर, है ना। तो अपने को लोकल चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट P मिल गया। चलिए तो अब मैं आपसे एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात करने वाला हूं। आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कि ये जो पैच है ना, यहां पर मान लीजिए कि एक छोटा सा पैच है, इसके पास कुछ प्लस चार्ज है, और ये पैच के ठीक बाहर फील्ड है, मान लीजिए कि ई नॉट, है ना। इस पैच का एरिया ए है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, है ना।
और साथ ही साथ मान लीजिए कि मुझे ये भी पता है कि इस पैच के पास चार्ज कितना है, Q। तो हम लोग इस पैच के ऊपर लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे? फोर्स ऑन द पैच कितना कहेंगे? वील से Q इंटू ई नॉट। लेकिन ये ई नॉट कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ये होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो ये मैंने आपको क्यों बताया, वो हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, तो जरा इस डायग्राम को देखिए। यहां पर मैंने उसी पी पॉइंट को दिखा रखा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया 2E1, है ना? अब ये 2E1 को मैं लिख सकता हूं E1 प्लस E1। ऐसा मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूं क्योंकि जरा आप गौर फरमाइए यहां पर, E1 जो फील्ड है वो किसके कारण आया है? ऊपर जो Q चार्ज था उसके कारण। और दूसरा E1 किसके कारण आया था? जो इस P पॉइंट के आसपास जो सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण। तो इस P पॉइंट पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड करी है E1। तो आप मुझे ये बताइए, जैसा मैंने पिछला एग्जांपल आपको दिया, कि कोई भी पार्टिकल जो है वो कौन सी फील्ड को फील करता है? वो जो फोर्स फील करेगा वो किस फील्ड के कारण करेगा? क्या उसने जो खुद फील्ड क्रिएट करी उसके कारण भी फोर्स फील करेगा? नहीं। तो उसी तरीके से यहां पर जो E1 है वो उसने खुद जनरेट किया है, और जो दूसरा E1 है वो आया है इस Q चार्ज के बॉल के कारण। तो इसीलिए मैं यहां पर ऐसा कह दूंगा कि जो फोर्स फील करेगा कोई यूनिट एरिया इस पॉइंट P पर, कितना एरिया? यूनिट एरिया इस पॉइंट P पर, वो कितना हो जाएगा? F विल बी इक्वल टू कितना? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ओनली एंड ओनली E1। सिग्मा क्यों आया? क्योंकि मैंने यूनिट एरिया की बात करी है। और E1 क्यों आया? क्योंकि मैं P पॉइंट पर जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको देख रहा हूं। तो F इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? सिग्मा E1। और ये जो फोर्स है एक्चुअली, ये फोर्स कितने एरिया पर है? दिस इज फॉर यूनिट एरिया। तो मैं यहां पर बेटर रहेगा कि लिख दूं फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि ये फोर्स सिर्फ नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, तभी तो यहां पर सिग्मा आया। सो वी हैव गॉट एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट, F अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E1। चलिए तो अब फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एरिया लिया है, A बराबर 1, मतलब यूनिट एरिया लिया है। और इस यूनिट एरिया के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो ऊपर की तरफ खिंचाव का फोर्स है, सिग्मा इंटू E1, है ना? फोर्स पर यूनिट एरिया हमने निकाला ही, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया। उसी तरीके से अब जब ये पानी वेलअप हुआ, थोड़ा ऊपर गया, तो मान लीजिए कि H हाइट ऊपर चला गया। तो इस H हाइट पर जो है, अब वेट कितना लगेगा, है ना? तो वेट कितना हो गया इसका? टोटल इसका मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया तो 1 लिया है, 1 इंटू एच। तो ये हो गया रो इंटू एच, हमारा हो गया मास इंटू जी। तो ये mg नीचे लग रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है सिग्मा E1, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है रो जी एच। यूनिट एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब ये बिल्कुल रुका रहेगा मैक्सिमम हाइट पर जाकर के, उस समय ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? बराबर। सो आई कैन राइट सिग्मा इंटू E1, दिस शुड बी इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाइड बाय एच, है ना? तो यहां से अपने को H मिल सकता है। H कितना आ जाएगा? सिग्मा E1 अपॉन रो जी, राइट? तो मैंने H के लिए सिग्मा की वैल्यू रख दी, फिर मैंने E1 की भी वैल्यू रख दी, और 1 अपॉन रो जी को एज इट इज लिख दिया। ये सारे डेटा हमारे को मालूम है, और हमारा H फाइनली कितना आ गया? ये जो रिजल्ट आया ये हमारा आंसर है ना? कि इतने हाइट तक जो है वो ऊपर उठ जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि मैंने सवाल में देखिए क्या मान लिया था। सवाल में ये मैंने मान लिया था कि ऑल्दो ये थोड़ा सा एक हम्प क्रिएट हुआ है, लेकिन जब कैलकुलेशन मैंने करी तो मैंने ऐसा दिखाया कि ये जो हम्प क्रिएट हुआ है
ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, इसका शेप जो है ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्योंकि जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन था चार्ज इंडक्शन के कारण कितना ही ऊपर उठेगा, तो वो देख करके मैंने ऐसा मान लिया था कि ये थोड़ा सा ही ऊपर उठेगा, जिसके कारण इसके हॉरिजॉन्टल और फ्लैट शेप में जरा सा ही डिस्टॉर्टमेंट आएगा, जिसके कारण आप देखिए कि ऑलमोस्ट फ्लैट मान करके मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो अब समय आ गया है कि अपनी बात को जस्टिफाई करने का, कि जो मैंने एजम्पशन लिया क्या वो वैलिड लग भी रहा है कि नहीं। तो h की वैल्यू जब हम लोग सारी डेटा को भरेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे कि h की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट आ रही है, मैंने करके देखा है कैलकुलेशन, 0.29 mm, है ना। सो वी कैन इजीली से दैट इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द diameter of the ball, and hence we can say that it justifies our treating the water surface as being close to flat, and this is what we had treated and this is what we have obtained. So I think that our assumption was pretty good, क्योंकि जो एंड में जो डेटा जो वैल्यू आ रही है एच की वो अपने सपोर्ट में है ना, 0.29 mm जो है वो इस रेडियस के सामने कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, सो आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देखने के लिए, उन्हें अटेम्प्ट करते रहने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब पेज प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। So now it's the time to say goodbye and we'll meet tomorrow with question of the day number 11. Till then, bye bye.